हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर स्टडी क्लासेस। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज आपके साथ जुड़े हैं प्रीवियस ईयर सवाल डिस्कस करने के लिए मोड्स ऑफ एंट्री इन इंटरनेशनल बिजनेस टॉपिक के ऊपर, जो कि कॉमर्स और मैनेजमेंट के अंदर हमसे पूछे गए हैं। तो आइए अपने डिस्कशन को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें दो लिस्ट दे रखी हैं, लिस्ट 1 और लिस्ट 2, रिगार्डिंग द ग्रुपिंग ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, एंड हमें एक करेक्ट कोड आइडेंटिफाई करना है। लिस्ट 1 में हमें दे रखा है टाइप ऑफ एमएनसी, एथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, जियोसेंट्रिक, और लिस्ट 2 में कुछ बेसिक फीचर जो है वो दे रखे हैं। मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन होम एंड होस्ट मार्केट ओरिएंटेड पॉलिसी, सेल्डम डिस्टिंग्विश बिटवीन डोमेस्टिक एंड ग्लोबल ऑपरेशन, फॉलो अ होस्ट मार्केट पॉलिसी। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सवाल आपका सीधा सीधा ईपीआरजी फ्रेमवर्क से सवाल है। अब इसके अंदर आपकी जो एथनोसेंट्रिक फर्म्स होती हैं वो आपकी डोमेस्टिक और ग्लोबल ऑपरेशन पॉलिसीज में कोई डिस्टिंग्विश नहीं करती। वो अपने आप को जो डोमेस्टिक वाली है उसी को पूरे वर्ल्ड में अप्लाई कर देती है, कोई अलग से डिस्टिंग्विश नहीं करती। इसीलिए आपका ए जो है 2 से मैच होने वाला है। पॉलीसेंट्रिक फर्म्स कौन सी होने वाली है? पॉलीसेंट्रिक फर्म आपकी वो फर्म होने वाली है जो कि आपकी हर मार्केट के हिसाब से अपनी पॉलिसी बनाती है। जो भी आपकी होस्ट मार्केट है, जिस कंट्री में आप काम करने जा रहे हैं, उसके हिसाब से वो अपनी पॉलिसी बनाती है। तो आपका पॉलीसेंट्रिक फर्म मैच होने वाला है ऑप्शन 3 से। और जो जियो सेंट्रिक फर्म है वो आपका बैलेंस मेंटेन करके चलती हैं होम और होस्ट मार्केट पॉलिसी के बीच में, और इसीलिए आपका सी जो है वो 1 से मैच होने जाने वाला है, और इसीलिए हमारा जो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी निकल कर आएगा। चलिए तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। When the values and priorities of the parent organization guides the strategic decision making of all its international operations, it is known as। तो कहा गया कि हमारी एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी जो हमारी वैल्यूज हैं, उसकी जो भी प्रायोरिटीज हैं, सभी आपकी जो भी सब्सिडरीज हैं, जो भी आपके इंटरनेशनल ऑपरेशंस हैं, सब में इसी की वैल्यूज और प्रायोरिटीज ही जो है मानी जाती हैं, इसी की चलती है पूरे इंटरनेशनल ऑपरेशंस में। तो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन अगर मान लीजिए आपकी इंडिया में है, तो जहां भी आप और काम कर रहे हैं, आप यूएस में काम कर रहे हैं, आप यूरोप में काम कर रहे हैं, आप अफ्रीका में काम कर रहे हैं, जहां भी आप काम कर रहे हैं वहां पे आपकी इंडिया वाली पॉलिसीज ही चलाई जाती हैं। तो आपकी फर्म कैसी हो गई? आपकी फर्म हो गई एथनोसेंट्रिक, जहां पे बेस्ड है वहां की पॉलिसी चला रही है, और इसीलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी निकल कर आएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, एन एमएनसी वांट्स टू इन्वेस्ट इन इंडिया, ऑफ द फॉलोइंग एंट्री मोड्स सिलेक्ट द राइट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग रिस्क। तो हमें बताना है कि इनमें से किस में ज्यादा रिस्क है और किस में कम रिस्क है, इन्हें अरेंज करना है। सबसे पहले जिसमें कम रिस्क है और सबसे लास्ट में जिसमें सबसे ज्यादा रिस्क आपका होने वाला है। तो आप इन्हें एक बार पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा रिस्क आपका किसका होता है। देखिए सबसे ज्यादा जो रिस्क है माय डियर फ्रेंड्स वो आपका है होली ओन्ड सब्सिडरी। जब आप पूरी अपनी 100% अपनी सब्सिडरी खोलते हो, अपना ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट करते हो, उसमें आपका सबसे ज्यादा रिस्क होता है। जब आप खुद खर्चा करके स्क्रैच से अपना अंडरटेकिंग किसी दूसरी कंट्री में बिल्डअप कर रहे हो, तो आपका जो डी है वो सबसे लास्ट में आना चाहिए। तो इसीलिए मैं 2 और 4 को यहाँ पे देखूंगा, और साथ ही बाकी ऑप्शंस को एक बार जल्दी से देखते हैं। तो यहाँ पे कहा गया कोऑपरेटिव जॉइंट वेंचर है, ब्रांच ऑफिस है, और मेरे पास पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, और इक्विटी जॉइंट वेंचर है। तो यहाँ पे जो हमारे जॉइंट वेंचर हैं माय डियर फ्रेंड्स, उनमें कम रिस्क होने वाला है, और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है उसमें जॉइंट वेंचर से ज्यादा रिस्क होने वाला है। और ब्रांच ऑफिस में जहां पे सारा काम आप एक कंट्री में इंडिया में कर रहे हैं, आपने एक ब्रांच है केवल बाहर खोल रखी है, तो उस केस में तो आपका सबसे कम रिस्क यहाँ पे होने वाला है। तो अगर मैं इसे अरेंज करूं, सबसे कम रिस्क है मेरा यहाँ पे ब्रांच ऑफिस में, कि मैंने बस अपनी एक ब्रांच खोल दी बाहर, सारा काम यहीं से कर रहा हूं, बट ऑर्डर वगैरह लेने के लिए एक ब्रांच खोल दी बाहर। उसके बाद मेरे पास है मेरे जॉइंट वेंचर, 2 तरह के जॉइंट वेंचर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोऑपरेटिव जॉइंट वेंचर और आपके इक्विटी जॉइंट वेंचर। इसके बाद आपके जॉइंट वेंचर आ गए, और उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स क्या आ गए आपके? उसके बाद आपके यहाँ पे मेरे पास आ गए पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। जब आपने सारा जो है अपना इक्विटी खरीद लिया किसी और एंटिटी का, उसमें इन्वेस्टमेंट कर दी, आप इसे ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट के नाम से भी कंसीडर कर सकते हैं, कि आपने बाहर की कोई बनी बनाई कंपनी एक्वायर कर ली, एक्विजिशन के नाम से भी जान सकते हैं। और लास्ट में है आपकी होली ओन्ड सब्सिडरी। तो अगर मैं अरेंज करूं तो मेरा ऑप्शन यहाँ पे कौन सा बनेगा? मेरा बनेगा बी, ए, ई और सी और डी।
ये मेरा राइट आंसर बनेगा, यानी कि ऑप्शन 2 वुड बी द करेक्ट हियर। चलिए अगला सवाल है, ग्लोबल मैनेजर हैज कल्चरल प्री डिस्पोजिशन एज फॉलोज। यहां पे आपको ईपीआरजी फ्रेमवर्क के बेसिकली स्टेप्स मेंशन कर दिए और आपको कहा गया कि उसकी ओरिएंटेशन कैसी रहती है ग्लोबल मैनेजर की, आप उसे ऑर्डर में अरेंज कीजिए। पहले आप एथनोसेंट्रिक होते हैं, फिर पॉलीसेंट्रिक, फिर रीजियोसेंट्रिक और फिर जियोसेंट्रिक। आप ये आपका करेक्ट ऑर्डर है और ये ऑर्डर जो है आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 में देखने को मिल रहा है, ई पी आर और जी। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलो अगला सवाल है, फ्रॉम द फॉलोइंग मोड्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस आइडेंटिफाई द मोड विच इन्वॉल्व्स स्ट्रेटेजिक अलायंस। अलायंस का मतलब है कि आप दूसरी एंटिटी के साथ कुछ जुड़ रहे हैं, एक एंटिटी दूसरी के साथ कुछ जुड़कर काम कर रही है, कुछ अलायंस कर रही है। तो फ्रेंचाइजिंग है आपका, लीजिंग है आपका, टर्न की प्रोजेक्ट है और जॉइंट वेंचर है। देखिए फ्रेंचाइजी में तो सिंपली फ्रेंचाइजी आपने ले ली, लीजिंग में आपने सिंपली लीज करवा लिया, टर्न की प्रोजेक्ट में भी जुड़ के मिलके काम नहीं हो रहा, जॉइंट वेंचर में आप मिलके काम करते हैं। हालांकि कुछ फर्क है हमारे स्ट्रेटेजिक अलायंस और जॉइंट वेंचर में अगर आप टेक्निकली बात करें, बट दोनों में माय डियर फ्रेंड्स जुड़कर ही काम किया जा रहा है, तो सिमिलैरिटीज भी काफी हैं और इसीलिए आप जो है अपना राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी मार्क कर सकते हैं, क्योंकि यही यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर निकलकर आता है। चलिए अगला सवाल है, एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट कोड। स्टेटमेंट 1 है, कंपनीज विद लो कैश रिजर्व्स नॉर्मली प्रेफर लाइसेंसिंग मोड रेदर देन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जिनके पास कैश रिजर्व्स कम है वो प्रेफर करते हैं लाइसेंसिंग करना या रेदर देन एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट है, कैश रिच फर्म्स नॉर्मली प्रेफर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और आपसे पूछा है कि आप बताइए कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट हैं। अब देखिए माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पास कंपनीज हैं, कुछ कंपनीज हैं जिन पे कैश काफी सारा है, कैश रिजर्व्स जो हैं उनके पास अच्छे खासे हैं, हाई रिजर्व्स हैं, तो वो अगर चाहे बाहर इन्वेस्ट करना चाहे, बाहर अपना स्क्रैच से प्लांट लगाना चाहे, एफडीए लगाना चाहे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जिनके पास कैश रिजर्व्स इतने नहीं है, कम है, बट वो चाहते हैं कि हम एक्सपैंड करें, तो बेटर है आप अपने लाइसेंसेस बाहर बांट दो, तो आप आसानी से एक्सपैंड कर सकते हो, इतने ज्यादा इसमें कैश की इन्वेस्टमेंट नहीं रिक्वायर्ड। तो जिनके पास लो कैश है वो लाइसेंसिंग प्रेफर करेंगे, ज्यादा है वो एफडीए प्रेफर करेंगे। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, आंसर ऑप्शन ए निकलकर आएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। Indian companies have established subsidiaries and joint ventures in a number of countries in different manufacturing industries and service sectors. ये है assertion. Reason है, by restricting the areas of operation and growth, the government policy seriously constrained the potential of Indian companies to make a foray into the foreign countries. अब पहली स्टेटमेंट कह रही है कि इंडिया की जो कंपनीज हैं उन्होंने बाहर की कंट्रीज में सब्सिडरीज और जॉइंट वेंचर्स एस्टेब्लिश किए हैं डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर। ठीक है जी, और रीजन कह रहा है कि हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी रही है कि उन्होंने हमारी इंडियन कंपनीज को इतना प्रमोट नहीं किया कि बाहर वो जाके एक्सपैंड करें। अब ये दोनों मैच तो नहीं कर रही है, ऐसा नहीं है कि हमारी जो असर्शन लिखी है उसको ये रीजनिंग वाली स्टेटमेंट सप्लीमेंट कर दे, उसे मैच कर दे, तो मैच तो नहीं कर रही, तो एक्सप्लेनेशन तो ये सही नहीं है। बट इंडिविजुअली क्या ये स्टेटमेंट आपकी सही है? तो माय डियर फ्रेंड्स, इंडिविजुअली ये दोनों स्टेटमेंट आपकी सही है। इंडियन कंपनीज ने बाहर एक्सपैंड भी किया है और कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी ऐसी रही है कि हमारी इंडियन कंपनीज इतना ज्यादा अपने आप को ग्लोबली एक्सपैंड नहीं कर पाई, ऐसा कहा जाता है। तो इसीलिए दोनों स्टेटमेंट्स आपकी ठीक होंगी और आपकी एक्सप्लेनेशन यहां पे करेक्ट नहीं बनेगी, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पे आंसर होगा। चलिए, in which one of the following modes of entry into foreign market risk and profit potential are the highest? तो इनमें से कौन से मोड ऑफ फॉरेन एंट्री में आपका रिस्क और प्रॉफिट का पोटेंशियल सबसे ज्यादा होने वाला है? तो यहां पे अगर बात करें ऑप्शंस की, तो एक्सपोर्टिंग है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग है और जॉइंट वेंचर है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम सभी ने डिस्कस किया है, आप अगर अरेंज करें रिस्क और प्रॉफिट के कॉन्टेक्स्ट में, तो सबसे पहले आपका है एक्सपोर्टिंग। एक्सपोर्टिंग में कम रिस्क है, कम प्रॉफिट है। उसके बाद आपके आते हैं लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग, फिर आपके जॉइंट वेंचर्स आ जाते हैं और लास्ट में आपकी आती है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लास्ट में आपकी आती है एफडीआई, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसमें सबसे ज्यादा रिस्क है और सबसे ज्यादा प्रॉफिट पोटेंशियल है और इसीलिए आपका जो राइट आंसर यहां पे बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 2।
चलिए अगला सवाल है, विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मोड ऑफ एंट्री इन इंटरनेशनल बिजनेस टू एन एंटरप्राइज विद लिटिल एक्सपीरियंस ऑफ इंटरनेशनल मार्केट। बहुत ही आसान सवाल है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है आप ज्यादा रिस्क मत लीजिए, आप शुरुआत कीजिए एक्सपोर्टिंग से, आप इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिए, यहीं पे रहिए, इंडिया में ही रहिए और बाहर जो है एक्सपोर्ट्स करना स्टार्ट कर दीजिए। स्ट्रेटेजिक अलायंस, जॉइंट वेंचर, एक्विजिशन आप आगे जाकर कर सकते हैं, शुरुआत एक्सपोर्टिंग से करिए। आंसर ऑप्शन 4। चलिए अगला सवाल है, एंटरिंग अ फॉरेन मार्केट बाय डेवलपिंग फॉरेन बेस्ड असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इज नोन एज। आप जो है बाहर एंटर कर गए, इंडिया से बाहर फॉरेन मार्केट में आपने एंटर कर लिया, और कैसे एंटर किया, आपने वहां पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगा दी, आपने वहां पे अपना प्लांट लगा दिया, तो हम क्या कहेंगे, आपने क्या कर दिया, आपने बाहर ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट कर दी, अपनी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर दी। एक्सपोर्टिंग नहीं है, लाइसेंसिंग नहीं है, जॉइंट ओनरशिप कोई ऐसा बताया नहीं कि दो लोग मिलकर कर रहे हैं, तो ये आपकी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, यानी कि आंसर ऑप्शन 4 है। चलो जी अगले सवाल पे आ चुके हैं। There are 5 distinct international expansion entry modes which are followed by business for entering international markets. Their correct sequences, तो कहा गया आपके 5 एंट्री मोड्स हैं, 5 एंट्री मोड्स हैं इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्री के लिए। आप जो है इन्हें करेक्ट सीक्वेंस में लगाइए। अब आप जो है बताना है कि कहां से आप शुरुआत करेंगे और कहां पे जाएंगे। देखिए माय डियर फ्रेंड, शुरुआत करेंगे तो आपको जानते हैं कि शुरुआत ऐसी स्ट्रेटेजी से करेंगे जहां पे कम रिस्क है, तो आप शुरुआत करेंगे एक्सपोर्टिंग से, और एंड में आप कहां पे जाएंगे, एंड में आप कहीं ना कहीं पहुंचेंगे आपके डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की तरफ। एक्सपोर्टिंग से शुरुआत करेंगे, फिर आप लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग की तरफ बढ़ेंगे, फिर आपके आते हैं ज्वाइंट वेंचर और स्ट्रेटेजिक अलायंस आते हैं, और फिर फाइनली आप जो है एफडीआई की तरफ पहुंचते हैं। तो अगर अरेंज करें, सबसे पहले एक्सपोर्टिंग है, यानी कि 1 और 2 तो काट ही दो, 3 और 4 में से चूज करना है। एक्सपोर्टिंग होगा, फिर लाइसेंसिंग फ्रेंचाइजिंग होगा, बिल्कुल ठीक है, फिर आपका पार्टनरिंग और स्ट्रेटेजिक अलायंस होगा, उसके बाद डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा। तो ऑप्शन 4 ही आपका करेक्ट आंसर यहां पे बैठता है। चलिए अगला सवाल है, द मेथड बीइंग यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी इज नोन एज। कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने के लिए कौन से मेथड का इस्तेमाल किया जाता है? लाइसेंसिंग एग्रीमेंट, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, टर्न की कॉन्ट्रैक्ट, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे आपका राइट आंसर जो है वो होने वाला है टर्न की कॉन्ट्रैक्ट। देखिए जहां पे भी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, जैसे आपको एक पूरा हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट करके देना है, उसमें सारे आपको वार्ड्स बनाने हैं, सारे ऑपरेशन थिएटर्स बनाना है, पूरे तरीके से उसे डिजाइन करके आपको देना है, कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। तो आप इसके लिए कौन सा मोड फॉलो करेंगे? आप इसके लिए टर्न की कॉन्ट्रैक्ट फॉलो करेंगे। आप इसके लिए कोई लाइसेंस नहीं देंगे, कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेंगे, आप सारे हॉस्पिटल को खुद से कंस्ट्रक्ट करेंगे और उसकी जो चाबी है वो सामने वाले को टर्न ओवर कर देंगे। द की विल बी टर्न ओवर। दिस विल बी एन एग्जांपल ऑफ टर्न की कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना है, कुछ कॉम्प्लेक्स प्लांट है जो कि लगाना है, तो बेटर है कि आप किसी जो इस फील्ड का एक्सपर्ट है उससे बनवा लीजिए और बाद में उसकी चाबी उससे ले लीजिए। तो आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, टर्न की कॉन्ट्रैक्ट। अगले सवाल पे आ गए हैं जी। द कंपनीज ग्लोबलाइज देयर ऑपरेशंस थ्रू डिफरेंट मींस, एक्सपोर्टिंग डायरेक्टली, लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग, जॉइंट वेंचर्स, ऑल ऑफ दी अबव। तो आंसर यहां पे होने वाला ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। इन सभी तरीकों से कंपनी जो है अपने ऑपरेशंस को ग्लोबलाइज करती है। अगला सवाल हमारे पास है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। लिस्ट 1 में है जी हमारे पास वाइडर मार्केट, टर्न की प्रोजेक्ट, एक्सपेंडिंग द प्रोडक्शन कैपेसिटीज और जियोसेंट्रिक अप्रोच। तो सबसे पहले तो आप जियोसेंट्रिक अप्रोच का मैच कर सकते हो, ये आपकी एक स्टेज है ग्लोबलाइजेशन की। ईपीआरजी फ्रेमवर्क की अगर हम बात करें तो उसके अंदर आपकी लास्ट स्टेज आती है जियोसेंट्रिक अप्रोच, जो कि एक लास्ट स्टेज है ग्लोबलाइजेशन का, तो आप इसे मैच कर सकते हो। और इसीलिए आप जो है ए और डी ऑप्शन को तो साथ ही एलिमिनेट कर दो, बी और सी आपको अब देखनी है। इसके बाद अगर बाकियों की बात करें तो टर्न की प्रोजेक्ट क्या है? एक मोड ऑफ एंट्री है इंटरनेशनल बिजनेस का, तो इसे आप 1 से मैच कर दो। वाइडर मार्केट आपका एक एडवांटेज है इंटरनेशनल बिजनेस का, तो आप इसे इससे मैच कर दो। एक्सपेंडिंग द प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी को एक्सपैंड करना एक हमारा गोल है इंटरनेशनल बिजनेस का, कि अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस करेंगे, हम ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का भी बेनिफिट लेंगे और पूरे वर्ल्ड में अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचाएंगे। तो यहाँ पे आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर यहां पे बन जाएगा। चलिए आते हैं अगले सवाल पे।
अगला सवाल है, इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस अ प्रोजेक्ट इज कॉल्ड अ टर्नकी प्रोजेक्ट बिकॉज। इंटरनेशनल बिजनेस में किस प्रोजेक्ट को टर्नकी प्रोजेक्ट कहते हैं? अब माय डियर फ्रेंड्स, टर्नकी प्रोजेक्ट के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि टर्नकी प्रोजेक्ट में आप क्या करेंगे, दो पार्टीज होने वाली हैं आपकी। एक पार्टी जो है पूरा काम करेगी, पूरा आपका प्लांट एंड मशीनरी तैयार करेगी, पूरा प्रोजेक्ट आपका ऑपरेशनल करेगी, पूरा हॉस्पिटल आपका तैयार कर देगी। और फिर जब आपका ये ऑपरेशनल स्टेज में आ जाएगा, जब ये बिल्कुल काम करने के लिए रेडी हो जाएगा, इसकी चाबी जो है दूसरी पार्टी को दे देगी जिसने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था इसे बनवाने का। तो इसके अंदर ऐसा कुछ होता है, ये आप जानते हैं। अब यहाँ पे जो हमें ऑप्शंस दी गई, इसमें एग्जामिनर ने थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट कर दी। क्यों कंफ्यूजन क्रिएट कर दी? यहाँ पे लाइसेंसर और लाइसेंसी मेंशन कर दिया, बल्कि हम सभी जानते हैं कि आपका जो लाइसेंसिंग है वो एक अलग मोड ऑफ एंट्री है और आपका जो टर्न की प्रोजेक्ट है वो एक अलग मोड ऑफ एंट्री है। तो यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन कर दी, बट कोई दिक्कत नहीं है, आपको राइट आंसर अपना पहचानना है इसी बेसिक नॉलेज से। टर्न की प्रोजेक्ट की यही बेसिक नॉलेज है जो कि राइट आंसर तक लेके जाएगी। तो इसके अंदर आप क्या आंसर मार्क कर सकते हैं? आप मार्क कर सकते हैं कि हमारा जो लाइसेंसर है वो ऑपरेशन को स्टार्ट कर रहा है और फिर आपकी जो चाबी है वो लाइसेंसी को दे देता है। बाकी आंसर्स आपके नहीं बनेंगे, आपका आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर हियर। तो यहां इस सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।